Yes, good morning students. Welcome back to your SST classes. Yes, as you know students, we were doing our chapter number 9 of history class 6th, life in towns and villages. In our previous video, we have discussed about the page number 57 in this growth of trade and towns, development of agriculture and growth of crafts and trades. इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. Now in this video we will discuss about the remaining part of this chapter, that is life in the villages, growth of cities, about the cities and sources of information के sources के बारे में हम discuss करेंगे. So let's start the chapter. लाइफ इन द विलेजेस. देखो विलेजेस का जीवन तब कैसा था. विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर देयर अरोज सम चेंजेस इन द विलेज लाइफ. जो विद द इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर में जो बढ़ोतरी हुई थी, जो चेंजेस आए थे उसकी वजह से मतलब और भी बहुत सारे चेंजेस आए थे विलेज लाइफ में. मतलब विलेज के लोगों के जीवन में, गाँव के लोगों के जीवन में और बहुत सारे चेंजेस आए थे. एवरी विलेज हैड अ हेडमैन, usually the largest landowner of the village known as ग्राम भौसका. देखो हर गांव में एक हेडमैन, एक प्रधान व्यक्ति होता था, जो हेड होता था, प्रधान होता था गांव का, और जो लार्जेस्ट ऑनर ऑफ द विलेज लैंड ओनर, और गांव का जो सबसे ज़्यादा बड़ा जमींदार होता था, लैंड ओनर होता था, उसको ग्राम भौजिका के नाम से जाना जाता था. द हेडमैन वाज वेरी पावरफुल पर्सन. जो वहाँ का हेडमैन होता था, मुख्य व्यक्ति होता था, वो बहुत ही पावरफुल, उसके पास बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती थी, पावर होती थी. ही कलेक्टेड रेवेन्यू फॉर द किंग एंड एक्टेड एज द जज एंड पुलिसमैन. और वो जो हेडमैन होता था वो रेवेन्यू मतलब टैक्स इकट्ठा करता था किसानों से, किंग्स के लिए, और एक जज और पुलिसमैन की तरह से उसकी ड्यूटी होती थी. जो काम एक जज का होता है, पुलिसमैन का होता है, वही जो है हेडमैन करता था, परफॉर्म करता था. हिज पोस्ट वाज हेरिडिटरी. और जो उसकी पोस्ट होती थी हेरिडिटरी, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस जो होते थे पोस्ट में, वो मतलब वो एक तरीके से जो क्या उत्तराधिकारी होता था, मतलब बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद उसका बेटा, मतलब इस तरह से हेरिडिटरी सिस्टम था. द स्मॉल लैंड ऑनर्स ऑफ द विलेज वर नॉन एज गृहपति. और जो छोटे जमींदार होते थे गांव में, उन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था. और जो लार्जेस्ट होते थे उन्हें ग्राम भौजिका के नाम से जाना जाता था. और जो स्मॉल लैंड ऑनर्स होते थे विलेजेस में, उन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था. सम लैंडलेस लेबर्स वर ऑल्सो रिजाइडिंग इन द विलेजेस. और कुछ लैंडलेस लेबर भी थे जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी, वो दूसरों की ज़मीनों पर खेती करते थे. वो लोग भी वो विलेजेस में रहते थे. दे हैड टू वर्क ऑन द लैंड ऑफ अदर. वो दूसरों की ज़मीनों पर खेती करते थे. दे वर कॉल्ड दासास. उनको दास जो है गुलाम, उनके नाम से जाना जाता था. Other than these various craft persons like weavers, potters, goldsmith, blacksmith and carpenters also lived in the villages. और इनके जो क्राफ्ट पर्सनस के अलावा जो है विलेजेस में और कौन कौन रहता था. वीवर्स रहते थे, पोटर्स जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, गोल्डस्मिथ्स जो सुनार होते हैं, ब्लैक स्मिथ लोहार, और कारपेंटर बढ़ई, ये लोग भी विलेज में रहते थे. ओके, नाउ ग्रोथ ऑफ सिटीज़. अब सिटीज़ की ग्रोथ कैसे हुई, शहर जो बने, जो नगर बने, उनकी ग्रोथ कैसे हुई. तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड रिजल्टेड इनटू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़. अब जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है ना, खेती में बढ़ोतरी हुई, क्राफ्ट और ट्रेड व्यापार बढ़ गया, तो अब जो है जो ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, अब टाउन्स और सिटीज़ की भी जो है वो ग्रोथ हुई. यू हैव रीड दैट हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज एन अर्बन सिविलाइजेशन. आपने पढ़ा ही होगा कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, रूरल नहीं थी. बट लेटर आर्यंस डिस्ट्रॉय द हड़प्पन टाउन्स. लेकिन बाद में जो आर्यन आए थे हमारे यहाँ इंडिया में, उन्होंने हड़प्पा टाउन्स को जो है वो नष्ट कर दिया था. देयरफॉर दिस फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ सिटीज़ इज नोन एज सेकेंडाइजेशन. इस तरह से जो ग्रोथ हुई सिटीज़ की, इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फर्स्ट जो है हड़प्पा सभ्यता जो हमारी थी वो जो है एक अर्बन सिविलाइजेशन ही थी. आइए अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस पीरियड. कौन कौन से सिटी रहे हैं उस टाइम पर. मथुरा, आरिकामेडू, कोसाला, इन तीनों सिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं. चलो पहले मथुरा के बारे में पढ़ेंगे. मथुरा वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस पीरियड. और मथुरा जो थी इस समय की सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी रही है. इट वाज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर ट्रेड रूट्स. अब ये जो लोकेटेड था
मथुरा ये दो रोड क्रॉस करती थी, जहाँ पर वहाँ दो जो है मेजर ट्रेड रूट्स, मतलब यहाँ पर व्यापार का एक जो बड़े केंद्र थे, वहाँ से होकर ये दो सड़कें जहाँ गुजरती थी वहाँ पर था। लेटर इट बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुषाण। जो कुषाण रहे हमारे इंडिया में, उनकी जो है ये सेकंड कैपिटल भी बना। इट वाज ऑल्सो रिलीजियस सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट एंड हिंदूज, हिंदू बुद्धि जो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए और जैन धर्म के लोगों के लिए एक धार्मिक केंद्र भी था। इट वाज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स आर्ट्स ऑफ स्कल्पचर, और ये स्कल्पचर जो है जो वहाँ पर उनकी स्कल्पचर की जो उसकी आर्ट, वहाँ पर आर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस था। कौन सा सिटी था? मथुरा। मथुरा में जो है रिलीजियस सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है और लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। पॉपुलर मतलब लोकप्रिय, जो लोगों के द्वारा अच्छे जाना जाता है। और यहाँ पर बुद्धिस्ट और ये हिंदू और जैन सभी का धार्मिक जो है ये बना हुआ है। कुशाणास की सेकंड कैपिटल भी था, इनको अंडरलाइन भी करते रहेंगे बीच बीच में। जो है रिलीजियस सेंटर किस किस का था? बुद्धिस्ट का और हिंदूज का। और किसके लिए फेमस था? आर्ट ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या होते हैं? जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, मूर्ति कला के लिए भी ये जो है फेमस रहा है। आरिकामेडु। आरिकामेडु वाज लोकेटेड एट द कोस्टल एरिया ऑफ प्रेजेंटली इन पौंडुचेरी। आरिकामेडु जो है ये पौंडुचेरी में है और ये कोस्टल एरिया तटीय भाग में है वहाँ पर। इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड फ्रॉम डिस्टेंस लैंड, शिप्स अनलोडेड गुड्स हेयर and it served a warehouse. So many different kinds of poetry and articles have been found here which belongs to other regions like Rome, Italy, Mediterranean region, etc. etc. अब देखो आरिकामेडु जो है वो कोस्टल एरिया में है और लोकेटेड है, और अब एट प्रेजेंट कहाँ पर है? पांडुचेरी में, पौंडुचेरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा है ना। और दिस टाइम लाइक यहाँ पर बहुत दूर दूर से जो शिप आते थे वो अपना सामान यहीं पर अनलोड करते थे, वहीं पर उतारते थे। इट सर्व्ड एज अ वेयर हाउस एंड सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ पोएट्री एंड आर्टिकल्स हैव बीन फाउंड हियर दिस बिलोंगिंग टू अदर रीजन्स लाइक रोम, इटली। अब यहाँ पर जो है ये पोएट्री और आर्टिकल्स भी बहुत पाए गए हैं जिनका संबंध किस क्षेत्र से? रोम, इटली और मेडिटेरेनियन रीजन से। कोसाला। द राइज ऑफ कोसाला in the very center of northern India was an important feature in the political situation of 6th century BC. Its capital was सारावस्ती। कोसाला की कैपिटल क्या थी? सारावस्ती। और ये जो कोसाला का जो राइज हुआ था इन द वेरी सेंटर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया में हुआ था, और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहा है ये पॉलिटिकल सिचुएशन का, पॉलिटिक्स के लिए भी 6th सेंचुरी BC में। इट वाज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। यहाँ पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, बौद्ध धर्म की जो मोनेस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर वो भी पाई जाती हैं। मोनेस्ट्रीज क्या होती है? जैसे हम लोग के टेम्पल्स होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, सब बुद्धिस्ट की मोनेस्ट्रीज होती हैं, उनका सेंटर भी बना है कोसाला। अदर इम्पॉर्टेंट टाउन्स ऑफ दिस पीरियड वर वैशाली, उज्जैन, हस्तिनापुर, बोध गया और राजगिरा। और दूसरे इंपॉर्टेंट टाउन्स जो थे इस पीरियड के वो कौन कौन से थे? वैशाली, उज्जैन, हस्तिनापुर, बोध गया एंड राजगिरा। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो इंफॉर्मेशन की सोर्सेज क्या थे, किस तरीके से इंफॉर्मेशन मिली, इन सब के बारे में, इसके बारे में हम जानते हैं। वी हैव मैनी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेकंड ऑर्गेनाइजेशन। के बारे में बहुत सारे स्रोत हैं जिनके हेल्प से हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहले बुद्धिस्ट का जो लिटरेरी वर्क है, जो बुद्धिस्ट, जैसे कि आपको बताया कि बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री तो उनका सेंटर था ये। तो जो बुद्ध धर्म के लोग थे उन्होंने जो भी साहित्य का लिखा था, उन्होंने जो भी बुक्स वगैरह लिखी थी, उनकी हेल्प से जो है इस पीरियड के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ना। और फॉर्म ऑफ जो इसके वर्क है, जितना भी लिटरेरी वर्क है, वो जातक स्टोरीज, जातक कथाएं जो हैं उनके रूप में इंफॉर्मेशन मिलती है इनके रिगार्डिंग लाइफ एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल, कि उस समय पर लोगों का जो ऑक्यूपेशन था, जीवन था, वो कैसा था। तो ये जातक कथाएं होती हैं बौद्ध धर्म के लिटरेरी वर्क में, उनसे जानने को मिलता है। सेकेंडरी स्कल्पचर कार्व्ड सीन्स, जो यहाँ पर जो मूर्ति कलाएँ की गई उनके ऊपर जो सीन बने हुए थे, उनसे भी वहाँ के लोगों के जो है टाउन और विलेजेस के जीवन के बारे में पता लगता है। देखो ये जो है ना पंच कॉइन, मार्क कॉइन, जैसे पंच मार्क करते हैं इस तरह से कॉइन भी मार्क किए हुए थे उन्होंने दीवारों वगैरह पर, उससे भी कॉइन मिंटिंग बताया था ना आपको, सिक्कों का खनन करते थे।
थर्डली द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग लाइक रोज ऑफ पॉट्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट और पुरातत्व शास्त्री थे उन्होंने पॉट्स के बारे में, जो पोट्री ब्लैक पोट्री की जाती थी, बताया। और ये क्रमिक रिंग्स टेल अबाउट द ड्रेनेज, जो वहाँ पर रिंग्स बने हुए थे उनसे पता लगा कि उस टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, गार्बेज जो था कहाँ पर फेंका जाता था, कैसे सारा होता था, है ना, सिस्टम ऑफ सिटीज़ का क्या था। फोर्थली अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, और वो फॉरेन ट्रैवलर जो वहाँ पर घूमने के लिए आए थे इन सिटीज़ में, उन्होंने इन सब का जो वर्णन किया अपनी बुक्स में किया है। बट लास्ट बट नॉट एटलीस्ट द कॉइन ऑफ दिस पीरियड, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ कॉइन्स, जो ये कॉइन्स इन्होंने यहाँ पर ये लगाए हुए थे, इसके अलावा भी और बहुत सारे कॉइन्स मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, थाउजेंड्स कॉइन्स इस पीरियड से जो बिलोंग करते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, और उस टाइम पर जो कॉइन्स थे वो सिल्वर मेटल के थे या कॉपर के थे। दे गिव एन आइडिया ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट पीरियड, और वो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में भी हमें बताते हैं जो कॉइन्स हैं उनकी, कि उस टाइम पे लोगों की अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो आइए हम अपने इन सोर्सेज के बारे में भी पढ़ा। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।